हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ की सेकेंड जो यूनिट है उसको। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी। फर्स्ट यूनिट हमारी मेनली थी बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। आप उसको प्रैक्टिस करिए और वीडियोस को देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर करते रहिए। नेक्स्ट आज जो हम यूनिट शुरू करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो फॉर्म्स रहने वाली हैं उसके बारे में हमारी है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस को चलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से हमारे अलग अलग फॉर्म में होते हैं। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस की क्या क्या फीचर्स होती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, और ये सेकेंड यूनिट पूरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में रहेगी। हमने अभी तक जो समझा है उसको समझिए। उसमें हमने जो समझा वो ये कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसमें हमने बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी किया कि बिजनेस जो है वो है क्या, उसकी फीचर्स क्या हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर हमने समझा कि बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितनी तरीके के हैं। इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, कॉमर्स मीन्स व्हाट। यही हमारा सारा सब्जेक्ट मैटर था फर्स्ट यूनिट का। आज जो हम कर रहे हैं वो, ठीक है, वो हमारा सारा जाएगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहली चीज़ ये समझिए, किसी भी बिजनेस को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें हैं हमें जो उसकी ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल, तीन चीज़ें मैं बोल रही हूँ। ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, OMC। ये तीनों चीज़ें ही मेनली डिफाइन करती हैं उसकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को। आपने एक कंपनी के लेवल पर बिजनेस को सोच के देखो, आपने देखी होंगी कंपनीज। दूसरे आप अपने गली मोहल्लों की जो छोटी शॉप्स हैं उनके बारे में सोच के देखिए। पार्टनरशिप बिजनेस भी आपके घरों में कई होगी में पार्टनरशिप फॉर्म होगी, और या फिर आपने सुना तो होगा ही इसका नाम। ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस। हाउ टू मैनेज ऑन एंड कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज़। अब हम सोच रहे हैं, हमने ये देख लिया कि बिजनेस में करना क्या होता है, लेकिन जो भी वो सारा बिजनेस है उसका मालिक कौन रहेगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अगर सोच के देखें, अब उस बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, क्या करना है, ये समझ में आ गया। लेकिन उस सारे काम को आप अकेले ही मैनेज करोगे, उस सारे की जिम्मेदारियां आपके ऊपर अकेले पर ही होंगी, या आप उस जिम्मेदारियों को बाकी सब लोगों के साथ शेयर करके पार्टनरशिप बनाते हो, या और आगे के लेवल पर लेकर जाते हो, उसको कंपनी की फॉर्म में बनाते हो। यही सारा जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का। मेनली जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं वो दो तरीके के होते हैं। कॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, पहले तो नॉन कॉर्पोरेटेड ही कर लेते हैं। नॉन कॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस, और एक हमारे हैं कॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब कॉर्पोरेटेड मीन्स क्या, कॉर्पोरेटेड और नॉन कॉर्पोरेटेड का मतलब है जिनको हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाया हुआ है, जिनकी एक अपनी एंटिटी है, पहचान है, लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो जिनकी लीगल एंटिटी नहीं है और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो तो हो गए नॉन कॉर्पोरेटेड, और जिनको हमने रजिस्टर करवा लिया है किसी हमने सेपरेट लॉ के अंदर उसको रजिस्टर भी करवाया है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं। तो जिनको हमने रजिस्टर करवा लिया है और जिनकी अपनी एक कानूनी पहचान, अभी लीगल एंटिटी क्या होती है, लीगल एंटिटी होगा कि बिजनेस अपने नाम से काम कर सकेगा, ठीक है, आपका नाम नहीं चलेगा। जैसे कंपनीज अपने नाम से बिल बना सकती हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे सकती हैं, उनकी अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, एसेट्स क्रिएट कर सकती हैं, ये सब जो चीज़ें चली जाएंगी ये हमारी लीगल एक्टिविटी। तो ये हमारी अगर है तो ये कॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम कर रहे हैं हाउ टू ऑन मैनेज एंड कंट्रोल ए बिजनेस। एंड इफ
द ऑनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज incorporated form, the business entity is registered with government and it has its own legal entity. That form of business will be known as corporated and other will be known as non-corporated. अपने जो आसपास हमने छोटी छोटी शॉप्स देखी हैं, क्या इनका किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन है? नहीं है। गवर्नमेंट के अकाउंट में इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि ये बिजनेस कर रहे हैं। नॉर्मली ये अनरजिस्टर्ड बिजनेस हैं, जो ये छोटी छोटी दुकानें हम इतनी सारी देख रहे होते हैं, चाहे बार्बर शॉप होगी, छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, या गली मोहल्ले की छोटी ग्रोसरी शॉप्स हो गई, ये सारे किस फॉर्म पे बिजनेस कर रहे हैं? इनकी ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल नॉर्मली एक ही व्यक्ति देख रहा होता है। वो एक सिंगल इंडिविजुअल ही उस सारी की सारी रिस्क को बियर करता है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेता है, कंट्रोल करता है। ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये नॉन कॉर्पोरेटेड है। इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन, कोई चाहे जीएसटी नंबर नहीं होगा, किसी तरीके से कानून के अंदर ये रजिस्टर्ड है ही नहीं। इसीलिए ये जो हमारी हो जाती है नॉन कॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो नॉन कॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस तो हमारी ये सबसे पहले। आज हम नॉन कॉर्पोरेटेड के अब नाम अगर हम देखें तो ये कौन से हैं? मेनली है सोल ट्रेड, दूसरी इसके अंदर आती है पार्टनरशिप, ठीक है। सोल ट्रेड हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऐसा है जो पूरी दुनिया में और कहीं होता ही नहीं है। जॉइंट या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली इसका नाम है, HUF भी बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी इसको कहते हैं। ये और कहीं होता ही नहीं है। तो ये नॉन कॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर हम देखें तो नॉन कॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारी 3 ही हैं, और आज हम उनमें से एक के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 कौन कौन सी हैं यहाँ लिख लेते हैं। सोल ट्रेड, नाम में ही आ गया, या सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हो। सोल मीन्स वन, सिंगल, जहाँ पर एक ही व्यक्ति, जितने मैंने एग्जाम्पल पहले दिए छोटे बिजनेसेस के, वहाँ पर क्या है, एक सिंगल व्यक्ति वही मैनेज कर रहा है, वही ऑनर है, उसी के हाथ में सारी बिजनेस एक्टिविटीज का कंट्रोल भी है। तो पहला हो गया सोल ट्रेड। दूसरा है जिसमें 2 या कुछ और व्यक्ति, ठीक है, मैक्सिमम इसकी लिमिट भी है, वो हम आगे बढ़ेंगे। ये होती है पार्टनरशिप, जिसमें 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनरशिप मैनेजमेंट के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पार्टनरशिप हो जाती है, जिसमें 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। और एक मैंने कहा हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस, HUF, ये अकेली ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि और कहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को नहीं माना जाता है। ये अकेली फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो इंडिया में ही ऑपरेट करती है, और इसको हम लीगल भी मान रहे होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं आज के दिन जो हमने मेन टॉपिक, कॉर्पोरेटेड के भी बस नाम बता रहे थे यहाँ के लिए, 2 ही हैं मेनली कॉर्पोरेटेड में। एक तो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और दूसरी होती हैं कंपनीज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोल सकते हो इनको, और कंपनी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम सिर्फ कंपनी ही लिख रहे हैं। तो हम आज जो टॉपिक है यूनिट शुरू कर रहे हैं, उस यूनिट में हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की हाउ टू ऑन मैनेज एंड कंट्रोल अ बिजनेस और इट्स एक्टिविटीज़, की एक बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो मैनेजमेंट के लेवल पर है वो काम किस तरीके से होगा। तो हमने उसको 2 कैटेगरीज में बांटा, नॉन कॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड। उसके बाद हमने करा नॉन कॉर्पोरेटेड में वो सब बिजनेस एक्टिविटीज़ आए जिनको हम रजिस्टर करवाएंगे और जो लीगल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो नहीं है, और जो हैं वो रजिस्टर भी करवाया, लीगल एंटिटी भी है, उनकी अपनी पहचान भी है, वो आ गई कॉर्पोरेटेड में। नॉन कॉर्पोरेटेड में सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और HUF, ये हमारे जो है नेक्स्ट हमारे टॉपिक बन जाएंगे। 5 टॉपिक हम करने वाले हैं, काफ़ी बड़ा सारा टॉपिक आएगा आपका। कंपनी के ऊपर तो एक पूरी यूनिट ही आ जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर भी हैं, और ये नेक्स्ट हमारे आपके कुछ बुक्स में तो ये पूरे चैप्टर ही बने हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज ये यूनिट के पार्ट के फॉर्म में भी दिए हुए हैं। जो भी है हम करते हैं, हम नेक्स्ट जो शुरू करते हैं वो हम करने वाले हैं। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, ये तो एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी, इसको तो हम बहुत ही ज़्यादा इलाबोरेट करने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो वर्ड क्या है, इसको हमने सोल ट्रेड भी पढ़ सकते हो और सोल
प्रोप्राइटरशिप भी इसको बोला है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंगल या वन, ठीक है, एक ही व्यक्ति, जहाँ पर एक ही इंडिविजुअल पर्सन है वही सारे के सारे बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं उनको हैंडल कर रहा है। द सिंगल पर्सन, इसको वन मैन शो कहा गया। वन मैन शो सिंपल, एक ही व्यक्ति सब कुछ है, जो भी उस बिजनेस के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि वही करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने नीचे अगर एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं, किसी का शोरूम है, सोल प्रोप्राइटर है वो, उसने वहाँ पर काम करने के लिए जो है सेल्स पर्सन वगैरह रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब ऑनर नहीं है, मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं, बस वो मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट है कंट्रोल भी उनके हाथ में नहीं है, तो वो उन चीज़ों को एम्प्लॉयज़ को नहीं गिन रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर का है कि मालिक एक है, सिंपल सी चीज़ इसको। वन में जो ऑनर होता है, प्रोप्राइटर का मीन्स क्या रहेगा, ऑनर, तो सोल का मतलब ये हो गया प्रोप्राइटर या ट्रेड में हो गया, ये हमारी चीज़ होगी ऑनर। तो जहाँ पर हमारे बिजनेस का जो मालिक है वो एक ही है, सब तरीके की कैपिटल लाने के लिए, सारी रिस्क को बियर करने के लिए, सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, दैट सिंगल पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली। कोई दूसरा पर्सन उसकी रिस्क नहीं शेयर कर रहा। प्रॉफिट कमा रहे हो तो सारा आपका, लॉस कमा रहे हो तो सारा आपका, कोई डिसीजन लेना है तो आपने, देयर इज नो वन टू कंसल्ट विद इवन, आपके पास कोई नहीं है जिसके अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई भी काम को करने से पहले, तो सारे के सारे बिजनेस डिसीजन आपके होने वाले हैं। सभी तरीके की जिम्मेदारियाँ, कैपिटल और चाहिए बिजनेस के अंदर, वो भी आपकी रहेगी, रिसोर्सेज को असेंबल करना है वो भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है वो भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ओवरऑल जितना भी काम है उस सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। लेकिन नॉर्मली ये बिज़नेस जो है रजिस्टर्ड नहीं होते, हालांकि अभी वन मैन कंपनी भी आ गई, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हम उस लेवल के बिज़नेस की बात कर रहे हैं जिनके मैंने पहले एग्जांपल दिए, कि जो हम ये छोटे छोटे बिजनेसेस देखते हैं अपने गली मोहल्लों में, छोटी छोटी जो ये शॉप्स देख रहे होते हैं, नॉर्मली बिजनेस हमारे बहुत सारे मार्केट्स के अंदर भी, छोटी मार्केट्स के अंदर भी देखेंगे, हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड तरीके से काम कर रहे हैं, इनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं, जिसके अंदर वो एक अकेला एंटरप्रेन्योर प्रोप्राइटर जो है वही सेंटर ऑफ अथॉरिटी रहता है, ये हमारा सोल अथॉरिटी में रहेगा। तो नॉर्मली जो छोटे स्केल के बिजनेस है जिनमें कुछ करोड़ों रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट है, कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हम नहीं मानते हैं मैक्रो इकोनॉमी के लेवल पर, तो वहाँ पर जहाँ पर पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर ये बिजनेस काम भी करते हैं। जितने भी पर्सनल गुडविल पर बने हुए बिजनेस हैं, कि आपको कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, आपको उसी पर्सन का काम पसंद है, तो नॉर्मली ये ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गए या इस तरीके के जो काम करने वाले हैं, जिनके अपने काम की काबिलियत पर हम उनको अप्रोच कर रहे होते हैं, वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सब सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप के लेवल पर ही काम कर रहे होते हैं। सिंगल मैन शो हम इसको बोल रहे हैं, वन मैन शो जो है वो हम इसको बोल रहे हैं। अब ये बात आती है कि जो ये सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटर है, इसके बारे में हमें तीन चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ है इसकी फीचर्स, हर एक बिजनेस के बारे में हम यही समझेंगे फीचर्स, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है, हम बिजनेस की हर पर्सपेक्टिव पे, देखिए कॉमर्स ऐसी स्ट्रीम नहीं है कि जो सिर्फ हमने याद करी और पेपर लिख दिया। कॉमर्स जब इंट्रोड्यूस करी गई थी ना, मेन मकसद इसका ये नहीं था कि हम जो यहाँ पर जॉब सीकर इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका मकसद मेनली ये था कि हम जॉब क्रिएटर पैदा करेंगे, कि लोग जब बिजनेस करना चाहेंगे, एक स्ट्रीम ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ये इंट्रोड्यूस करे कि बिजनेस को एक्चुअली करा कैसे जाए। पिछली जनरेशन ने शायद बिना पढ़े लिखे इस तरीके के काम कर लिए, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उनको ज़्यादा चैलेंजिंग मोड पर काम करना है। हमने बहुत बार ये कहते सुना लोगों को कि बिना पढ़े लिखे भी तो उसका बिजनेस इतना चल गया। देखिए बिना पढ़े हमने बिजनेसेस बनाए, अपने शोरूम्स बनाए, दैट्स इट। लेकिन आप पढ़ लिख कर जो है अमेरिका के अमेजन बने, ये जो अच्छे लोगों ने जब काम किया, जब स्किलफुल लोग आएंगे ना, नॉलेजेबल लोग आएंगे, जो कि सब डायमेंशन से चीज़ों को समझने वाले लोग आएंगे, तो वो उसके लेवल को कंपनीज के फॉर्मेट पर भी लेकर जा पाएंगे। तो कॉमर्स के अंदर हम मेनली यहाँ पर जो बिजनेस स्टडीज़ का 11th का टॉपिक है, उसमें बिजनेस के हर एक पर्सपेक्टिव से आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब पहले सबसे बारी आती है सोल ट्रेड। हम ये समझे कि मान लीजिए आपने सोल ट्रेड करा है, आपको कभी ये डिसीजन लेना हो कि मुझे तो बिजनेस करना है।
अब उस बिजनेस को किस लेवल पर करोगे, उसकी क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, एक बार उस सब चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करने वाली बात है ना, एक्वेंट करने वाली बात है। तो सबसे पहली फीचर्स हो गई। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आएगी वो होगी इसकी मेरिट्स, कि इसके प्लस पॉइंट क्या हैं। इफ समवन डिसाइड्स टू वर्क ऑन सोल ट्रेड, ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ही इज गोइंग टू हैव, क्या मतलब वो एडवांटेज उसको मिलने वाले हैं, ही इज गोइंग टू हैव। जो मेरिट्स हो गई, और उसके साथ साथ उसकी हम ब्राइटर साइड्स दिखा रहे हैं, तो हम ये भी दिखाएंगे कि नेगेटिव साइड क्या क्या होने वाली है, कि आपको सोल ट्रेड के लेवल पर बिजनेस करने के नुकसान जो है वो क्या क्या आएंगे। सबसे पहली चीज़ आती है फीचर्स की बात आती है। तो फीचर्स की बात आती है तो सबसे पहली फीचर अगर हम इसकी देखें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, एक ही बात है। सबसे पहली जो फीचर्स है वो है फॉर्मेशन और क्लोजर। आप खुद सोचिए, आपको कोई छोटे से शॉप अगर अपने घर में या आसपास खोलनी है तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है। आपने जो ग्रोसरी शॉप देखी होंगी नॉर्मली छोटी, अगर तो वहाँ पर अगर हम उनको बंद करते हुए शुरू होते हुए देख रहे हैं तो वो किस तरीके के अप्रूवल के साथ शुरू होते हैं या बंद होते हैं। क्या उनको शुरू होने के लिए या वाइंड अप करने के लिए कि किसी ने अपने घर में ही कोई छोटा सा जो है टेलर का काम करना शुरू किया है, ठीक है, कोई छोटी मोटी बेकरी की शॉप खुल गई है, या इस तरीके से आपने जो काम करना शुरू किया, ग्रोसरी स्टोर ही है, नॉर्मली घर घर में खुली रहती हैं छोटे शहरों में दुकानें। तो ये जो शॉप थी, क्या इन्होंने किसी से कोई रजिस्ट्रेशन लिया था, क्या किसी की परमिशन ली थी, क्या इनको फॉर्म करने के लिए कोई लीगल अप्रूवल लगा, नहीं लगा। अगर उनको काम नहीं चला, बंद भी हमने होते हुए देखी हैं, लोग काम बंद कर देते हैं, पहले उन्होंने वो शुरू किया, फिर कुछ महीने बाद, साल बाद वो बंद कर देते हैं। क्या बंद करने के लिए कोई अप्रूवल लगा, नहीं। यही पहले फीचर्स है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीगल अप्रूवल और प्रायर नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट से किसी तरीके का अप्रूवल लेना, ना परमिशन लेनी किसी की, और ये काम आप अपना करना शुरू कर सकते हो। तो पहली फीचर सोल प्रोप्राइटर की क्या होती है, हमने पहले ही कहा वन मैन शो है, अकेला ही व्यक्ति सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो ना तो आपको फॉर्मेशन के लिए, इसकी शुरुआत के लिए, और ना ही इसको बंद करने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं करती। आप सोच के देखो, हमने ये सोल ट्रेड, हमने अपने देश के अंदर कंपनियां कितनी बनती देखी, और सोल प्रोप्राइटर के लेवल पर लोगों को काम करते हुए कितनों को देखा। सोल प्रोप्राइटर पर सबसे ज़्यादा लोगों को काम करते हुए इसलिए देखा क्योंकि इसमें कोई भी तरीके की लीगल जो है इंटरफेरेंस नहीं है, उनके शुरू करने में, बंद करने में कुछ नहीं है। उसके बाद एक चीज़ आती है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आपको समझना चाहिए, ये है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब आपकी जिम्मेदारियां, देनदारियां कितने तक हो सकती हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन। ये इसकी एक बहुत यूनिक फीचर रहेगी कि बिजनेस की लाइबिलिटी जो मानी गई है सोल प्रोप्राइटर के लेवल पर, वो है अनलिमिटेड। आपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को एक सोल ट्रेड के लेवल पर शुरू किया, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, आपको लॉस आया, ठीक है, और आपको 10 लाख रुपए जो हैं वो वैल्यू लगातार कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें यूँ नहीं है कि 10 लाख रुपए गए हैं तो 10 लाख का ही लॉस हो सकता है। आपने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, एडवांस में ऑर्डर कर करके आपने चीज़ें खरीद ली, पेमेंट नहीं गई, फिर वो चीज़ बिकी नहीं, और आपका लॉस जो है वो आपका 15 लाख का भी हो सकता है। लगाए आपने 10 लाख थे, नुकसान आपने 15 लाख का भी कर दिया, वो भी हो सकता है। कैसे हो गया, आपने बिजनेस के नाम पर बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगा लिया, चीज़ें मंगा ली, बिकी नहीं है, आउटडेटेड हो गई हैं, आपका काफ़ी सारा लॉस हो गया। तो क्या आप ये बच सकते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख की थी, बस मुझे उतना ही नुकसान हो सकता है? नहीं। बिजनेस जो सोल ट्रेड के लेवल पर किया जाता है उसकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स में भी हम इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर सोल ट्रेड की लायबिलिटी जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं। आप अभी बचे हो 11th के लेवल पर, पता नहीं आपने इस तरीके के एग्जाम्पल सुने भी होंगे कि नहीं होंगे, कि बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर लोगों के, हमने सुना घर बिक जाते हैं, फैक्ट्रीज बिक गई, और बहुत सारा कर्जा सर पर हो गया। ये जो चीज़ें होती हैं ये सोल ट्रेड के लेवल पर होती हैं कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, दैट योर लॉसेज आर नॉट ओनली जस्ट लिमिट अप टू योर इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस, दे कैन गो बियॉन्ड इट, वो उससे भी आगे जा सकते हैं। आपको अपने बिजनेस के अंदर जो लॉसेज हैं वो आपके जो आपने इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी बिजनेस के अंदर यूज़ करी जा सकती हैं। तो अगर हमारी बिजनेस एसेट्स हैं वो हमारी इनएडिक्वेट रहती हैं, इफ़ आवर बिजनेस एसेट्स
आर लोअर देन अवर बिजनेस लाइबिलिटी, हमने इतना लॉस कर लिया कि हमारी लाइबिलिटीज जो हैं दे एक्सीड्स अवर बिजनेस एसेट्स, इन दैट केस आवर पर्सनल एसेट्स, सोल ट्रेड के लेवल पर ये भी दिक्कत है, योर पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दोज बिजनेस लाइबिलिटी। आपकी पर्सनल एसेट्स में और बिजनेस एसेट्स में आपका जो लेनदार है, क्रेडिटर है, वो फर्क नहीं करेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आपकी बिजनेस एसेट्स नहीं, वो तो अपना पैसा आपसे वसूल करेगा। तो बाहर वालों के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होता ही नहीं है। सोल ट्रेड के लेवल पर कोई भी लॉस हो गया, सो योर पर्सनल एसेट्स ऑल्सो कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल और ठीक है टेकन, ठीक है, फॉर बिजनेस लॉसेस। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसके एक फीचर भी है कि लाइबिलिटीज जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड अप टू योर बिजनेस एसेट्स, वो उससे भी आगे जा सकती हैं। इसके बाद होती हैं सोल रिस्क बियरर, कि जो भी सारा रिस्क होता है वो क्या होता है, ये सारा का सारा रिस्क जो है सोल रिस्क बियरर, सारा रिस्क उसको अकेले को ही शेयर करना होता है। और इसके साथ साथ प्रॉफिट भी है, नो प्रॉफिट शेयरिंग, ये भी कह सकते हो। ये तो सिंपल सी चीज समझ में आने वाली है कि सोल ट्रेडर है, सारी की सारी तरीके का जो भी रिस्क है बिजनेस का, कितनी भी तरीके का, मार्केट की अनसर्टेनिटीज का है, एम्प्लॉयज की डिसऑनेस्टी का है, कस्टमर के नॉन रिपेमेंट का है, हर तरीके का रिस्क सिर्फ और सिर्फ जो बियर कर रहा है वो बिजनेसमैन कर रहा है। नेक्स्ट है नो प्रॉफिट शेयरिंग, किसी भी तरीके की कोई प्रॉफिट आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी सिंपल रहेंगी। वन मैन कंट्रोल है, आप काम दूसरों से करवा सकते हो लेकिन पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, उसी सिंगल पर्सन का। पहले ही कही थी ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये तो सारी इकट्ठी ही जाने वाली हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है, ठीक है, ऑनर नो मैन कंट्रोल हो गया। इसके बाद एक चीज़ आती है नो सेपरेट एंटिटी। मैंने शुरू में भी लिखा था नॉन कॉर्पोरेट, जब हम इसको कह रहे थे, बिजनेस की अपने आप में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। आप अपने बिजनेस के नाम पर नॉर्मली अगर फर्म बनाई हुई है, कंपनी बनाई है, तब की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे बिजनेसेस जो हैं अपने ही नाम से सारे काम कर रहे होते हैं, उनकी कोई अलग से हम एंटिटी नहीं मानते हैं कि वो अपने नाम से, मतलब बिजनेस के नाम से एसेट्स खरीद सकें, लायबिलिटी क्रिएट कर सकें, वो उस बिजनेसमैन के नाम से ही हो रहा होता है। तो ये है नो लीगल एंटिटी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो उनकी कोई कानूनी पहचान नहीं होती। सारा काम जो होता है वो सबका सब बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर के नाम पर ही होता है। तो ये भी एक यूनिक फीचर है, नो लीगल एंटिटी, ठीक है, कोई भी कानूनी पहचान नहीं होती। यहाँ पर सोल ट्रेड वाला जो लेवल पर काम करने वाला है वो अपने नाम से ही बैंक अकाउंट ओपन करा रहा है, अपने नाम से ही एसेट्स खरीद रहा है। किसी को हायर कर रहा है जॉब के लिए तो भी वो कोई कंपनी या फर्म के नाम पर बनाई नहीं हुई है, फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो सब कुछ नाम बिजनेस के नाम पर होने वाला है। वो अपने नाम पर ना कोई एसेट्स, मतलब कि बिजनेस के नाम पर ना कोई एसेट्स क्रिएट कर सकता है ना लायबिलिटी, सब कुछ काम किसके लेवल पर जाने वाला है, सोल प्रोप्राइटर। और लास्ट है लैक ऑफ बिजनेस, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, या अनस्टेबल एग्जिस्टेंस इसको बोलते हैं, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। देखिए एक पर्सन जो है उसी के पास सारा मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस, एक ही सिंगल पर्सन है उसी के पास सारी ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, कंट्रोल है। अब अगर उस सिंगल पर्सन को कुछ भी हो जाता है, बीमार हो गया, डेथ हो गई, या किसी भी तरीके की सिचुएशन जिसमें वो काम ना कर पाए, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर उस सिचुएशन में बिजनेस क्या होगा, टोटली अनस्टेबल है। बिजनेस के देखिए कंपनी के लेवल पर हम जब पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे कि मेंबर्स में कम और गो, बिजनेस और कंपनीज गोज ऑन फॉरएवर। लेकिन एक सोल ट्रेड के लेवल पर नॉर्मली उस बिजनेस, वही बिजनेस के सेंटर में है व्यक्ति, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो नॉर्मली बिजनेस जो है वो अपनी स्टेबिलिटी खो देता है। तो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस है, बिजनेस कोई बहुत लॉन्ग टर्म वेंचर नहीं होता, बहुत रिस्की हो जाएगा पैसा देने वालों के लिए भी, कि अगर उस सिंगल पर्सन को कुछ हो जाता है तो आपके पैसे का क्या होगा। तो यहाँ पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपका एक अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस है लेकिन सेंटर में क्योंकि एक ही व्यक्ति है, उसको कुछ हो गया है, तो फिर आपका पूरा बिजनेस जो है और किसी के कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक बार तो उसकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। ये हमारी टोटल इसकी 6 फीचर्स हो गई, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, सोल, ठीक है, रिस्क बियरर और नो प्रॉफिट शेयरिंग, वन मैन कंट्रोल, नो लीगल एंटिटी और अनस्टेबल।
तो आपको ये समझना है कि हमारा जो बिजनेसमैन है सोल ट्रेड के लेवल पर काम करने वाला, उसके सामने टोटल 6 जो है वो फीचर्स हैं, वो 6 फीचर्स को फॉलो कर, 6 फीचर्स जो है कंसिस्ट करता है, तब ये बिजनेस बन रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो है मेरिट। अब फायदा क्या होगा, ये तो हमने समझ लिया, ये फीचर्स हैं। आप ये सोच के देखो कि आप बिजनेस करना शुरू करो, आप सोल ट्रेड के लेवल पर बिजनेस शुरू करो। आपने इतने सारे लोगों को देखा जो सोल ट्रेड के लेवल पर काम करते हैं। सोल ट्रेड के लेवल पर लोग इतना ज़्यादा काम क्यों करते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ी रीज़न तो जो है क्विक डिसीजन मेकिंग। आपको किसी से कंसल्ट नहीं करना, ठीक है, आपको अपने फैसले फटाफट खुद ही लेने होते हैं। आप ये देखोगे अपने छोटी मोटी जो शॉप्स हम लोग देखते हैं, दिवाली आती है वो दिवाली रिलेटेड चीज़ें रख लेते हैं, राखी आती है राखी से रिलेटेड सामान रख लेते हैं, होली आई तो उसके कलर रखने शुरू कर दिए, नवरात्रे आते हैं उसका सामान रखना शुरू कर दिए, जो भी फेस्टिवल उस एरिया में बन रहा है, क्योंकि उनको वो डिसीजन लेने के लिए कि वेदर टू इनिशिएट दैट बिजनेस एक्टिविटीज़ और वेदर टू वाइंड इट, उनको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। कंपनीज के लेवल पर आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेनी है, रेट कार्ड, और ना ही उनको कस्टमर आ रहा है वो बार्गेनिंग कर रहा है इस पर इतना रेट कम करे नहीं करे, उसको फटाफट फैसले लेने होता है वहाँ पर, क्योंकि उसको किसी से कंसल्ट ही नहीं करना होता। ठीक है, तो ये एक बहुत यूनिक फीचर होती है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो आप एक सोल ट्रेड के लेवल पर ये देखोगे कि वहाँ पर वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हमें मैनेजमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और वहाँ पर से फैसले आएंगे हमारे हेड ऑर्डर से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो है क्विक डिसीजन मेकिंग आएगी, सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी जो है वो फैसले में आएंगी। तो ये चीज़ें तो पहली फीचर हो गई। दूसरी है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट में सिंपल यही चीज़ें हमने कहा कि सारा नुकसान और सारा फायदा एक ही पर्सन जो है उससे रिलेट करता है। तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट रहेगी, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो तो उसका क्रेडिट किसी को नहीं जाने वाला। आपने कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई किया है, इसके लिए भी आप अपने आप को अचीवर बना सकते हो। आपने अपने मार्केट साइज को लगातार इंक्रीज किया है, इसके लिए भी आप ही अप्रिशिएट किए जाओगे। तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से रहेगी। एक है सीक्रेसी, ठीक है, देयर इज नो वन टू, ठीक है, with whom you are going to consult and take your advice। आप अकेले ही हो, आपको किसी के साथ अपने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सारे फैक्ट्स आपके आप तक ही रहने वाले हैं। तो ये एक बड़ी फीचर हो जाएगी सीक्रेसी, कि सारे के सारे जितने भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, देखिए कंपनीज के लेवल को मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, आपको बहुत डिटेल में आगे समझ में आएगा। कंपनीज के लेवल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देनी पड़ती है अगर आपकी कंपनी पब्लिक नेचर की है। पार्टनर में भी आपके जितने पार्टनर हैं उनको बिना बताए आप कोई काम नहीं कर सकते हो सकता है उनमें से कोई और बाहर रिवील कर दे उस चीज़ को, वहाँ पर सीक्रेसी का लेवल। लेकिन सोल ट्रेड में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके आइडियाज़ बिल्कुल नहीं रहेंगे, और बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कैपिटल के साथ सीक्रेट्स की होती है कि आपके बिजनेस सीक्रेट्स अगर रिवील हो जाए ना, आपका फ़ायदा ही नहीं आएगा। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केट में पहले पता चल जाए, आप किस तरीके से काम करते हो, आपका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिवील हो जाए, आप किस तरीके के प्राइसेस पर चीज़ें खरीदते हो, आपके मार्जिन्स क्या है, कुछ आपको रिवील नहीं करना पड़ता। डिज़ाइन आप कहाँ से तैयार करा रहे हो अपने प्रोडक्ट का, यूनिकनेस आप अपनी पूरी मेंटेन कर सकते हो। इसके अंदर एक बहुत बड़ी कि आपका बिजनेस इस तरीके का है कि उसके कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप रिवील नहीं करना चाहते। सोल ट्रेड बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप रहेगा उस लेवल पर, क्योंकि आपकी सीक्रेसी जो है वो प्रॉपर आप तक ही रहेगी। ये चीज़ भी होती है। उसके बाद है एक चीज़ आती है इसमें, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव। अब ये डायरेक्ट इंसेंटिव वाली क्या बात है? डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड फॉर योर वर्क। आपको अपने काम के बदले में जो फायदा होता है, नुकसान होता है, उसको इंसेंटिव कहते हैं। ठीक है, मेनली, ठीक है, इंसेंटिव वही चीज़ है। अब डायरेक्ट इंसेंटिव है, एक बिजनेसमैन सोल ट्रेड के लेवल पर जितनी मेहनत करता है उसका फायदा उसको आता है, जितना भी लापरवाही करता है, डिसऑनेस्टी करता है, अच्छा काम नहीं करता है, उसका नुकसान भी उसको ही आएगा। डायरेक्ट इंसेंटिव है। देखिए कंपनी के लेवल पर इतने लोग होते हैं, पार्टनरशिप में मान लीजिए आपके 20 पार्टनर्स हैं, कोई एक भी अच्छा काम कर रहा है उसका सारा फायदा उसको तो आ नहीं रहा, और 20 लोगों को भी आएगा। किसी ने कोई काम गलत कर दिया उसका नुकसान भी सब तक जाएगा। वहाँ डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो गया, आपके काम की अच्छाई और बुराई बाकी सब में भी बांटी जा रही है, डिवाइड हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सोल ट्रेड के लेवल पर वट एवर यू डू दैट विल कम बैक्स टू यू ओनली, आप तक ही वापस आने वाला है। तो यहाँ पर है एक डायरेक्ट इंसेंटिव है। आप सोल ट्रेड के लेवल पर लोगों को जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते देखोगे,
दोगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मेहनत का जो भी रिवॉर्ड है वो किसी और में शेयर हो ही नहीं रहा है, वो सारा डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा आपके लिए यार है। उसके बाद है एक फ़ायदा ये भी है, ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी आ गया, ईजी फॉर्मेशन एंड ईजी क्लोजर। देखिए हम अपने इंडिया में अगर देखें तो हम इतने सारे बिजनेस, खासकर हम नॉर्थ इंडिया में देखें या जहाँ जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है वहाँ साइड पर देखें तो एक चीज़ ये बड़ी आती है कि हमने सोल ट्रेड बहुत सारे देखे होते हैं। सोल ट्रेड इतने सारे रीज़न इसके पीछे क्या है कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पढ़ी लिखी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ कराने वालों तक एक्सेस भी नहीं है। उस केस में उनको अगर एक ऐसा बिजनेस सेटअप मिल रहा है जहाँ पर उनको किसी तरीके की किसी की परमिशन ही नहीं लेनी होती, कोई आपको CS की ज़रूरत नहीं पड़ती इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, आपको बिना किसी अप्रूवल के करना है, तो ये भी एक इसकी मेरिट्स होती है कि ईजी फॉर्मेशन ईजी क्लोजर। एक लास्ट इसका जो फीचर रहेगी इसकी मेरिट्स वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, मुझे नहीं पता आपने देखे हैं नहीं, लेकिन हमने देखे हैं इस तरीके से कि पहले किसी ने काम करना शुरू किया जनरल स्टोर के तौर पर, फिर धीरे धीरे उसने ज़्यादा सारी स्टेशनरी रखनी शुरू कर दी और कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी, क्योंकि उसके मार्जिन नहीं थे, उसके पास जो कस्टमर आ रहा था वो ज़्यादा स्टेशनरी खरीदने के लिए आ रहा था, या उसने स्टेशनरी रखना शुरू किया, उसके साथ साथ में कुछ चीज़ों की और डिमांड आई, उसने वो चीज़ें भी रखना शुरू कर दी, उसने थोड़ा बहुत बेकरी प्रोडक्ट रखना शुरू कर दिए, पैटीज़ वगैरह बच्चों की कुछ और चीज़ें रखनी शुरू कर दी क्योंकि उसकी डिमांड आ रही थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख दिया, छोटा सा कोई कैफ़े बना लिया। तो ये चीज़ें हमें क्यों दिखाई दी, क्योंकि ऑपरेशंस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप काम करते करते देखते हो आपको किस चीज़ में मार्जिन आ रहे हैं और आपको ऑपरेशंस में चेंज लाने के लिए किसी की अप्रूवल तो चाहिए नहीं, तो जितना मर्जी बदलाव आप करते चले जाते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी मेंटेन रहती है। ये इसकी सारी की सारी मेरिट्स रहेंगी। तो मेरिट्स में क्या था, फटाफट डिसीजन आता है, आपको किसी की अप्रूवल चाहिए नहीं, क्विक डिसीजन आपकी सेंसेस पर आ गई बात, ठीक है। उसके बाद है आप में अकम्प्लिशमेंट रहेगी कि जो कुछ किया मैंने किया, कम से कम किसी और को क्रेडिट नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है सीक्रेसी है, आपके बिजनेस सीक्रेट सारे आप तक ही रहने वाले हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव, फायदा नुकसान सब आपका है, इसलिए जो मेहनत करोगे वो आप तक वापस आएगी। आसानी से बन सकता है, कभी चाहो बंद कर देना, किसी की अप्रूवल लग नहीं रही है, जो चाहे काम कर सकते हो, कोई ज़्यादा आपको ऐसा प्रोजेक्ट्स बनाकर किसी से सबमिट नहीं कराने हैं, फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी पूरी तरीके से, जितना चाहे उसमें बदलाव ला सकते हो। ये चीज़ें तो हो गई हमारी मेरिट्स। लेकिन सोल ट्रेड अगर इतनी ही अच्छी चीज़ रही होती तो शायद हम अपने बिजनेस ऑपरेशन में आगे के लेवल पर बढ़े ही नहीं होते, लेकिन सोल ट्रेड इतनी अच्छी चीज़ नहीं रही। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए हम लिमिटेड का मतलब कभी भी कम ना माने, है ना। रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब है कि चाहे आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, चाहे 10 करोड़ और चाहे आपने 30 करोड़, उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने कहा लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, एक लिमिट तक ही हैं। कंपनी के लेवल पर आप कितने सारे जो हैं मेंबर्स बना सकते हो, उनसे पैसा आने के सोर्सेज बहुत सारे हो जाएंगे, जितने मर्जी मेंबर बना लो उतना ही पैसा ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, एक अकेला व्यक्ति है, उसके और उसके रिलेटिव्स या उसका जो भी सर्कल है, आपके रिसोर्सेज सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है। 1 पर्सन एंड इट्स सोर्सेज, वहीं तक आपके बिजनेस के रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। आप एक लेवल से ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं देखोगे, तो वो उसकी सिंपल बिजनेस की कैपिटल कहाँ तक लिमिट है, हिज और हर ओन सेविंग एंड इट्स बोरोइंग कैपेसिटी, जितना वो कर्ज ले सकता है वहीं तक लिमिट है। उससे ज़्यादा बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाने के लिए आपको कंपनी के लेवल पर, आप सोचो रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से हैं, वो कंपनी के लेवल पर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस जब बड़े स्केल के ऊपर करना है तो उनको जिस पैसे की ज़रूरत होगी वो एक के लेवल पर नहीं, वो बहुत बड़े स्केल पर ही आएगा। तो जितने भी बड़े बिजनेस मॉडल हैं वो सोल ट्रेड पर कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो जो छोटे कैपिटल वाले बिजनेस हैं नॉर्मली वही सोल ट्रेड के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद होती है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, जो हमने पढ़ी थी। देखिए जो फीचर्स है ना, इन फीचर्स में से कुछ अच्छाइयाँ बन जाएंगी, कुछ बुराइयाँ बन जाएंगी, यही चीज़ होने वाली है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, आपने अपना बिजनेस जो है बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड किया, लेकिन अगर आपको ही कुछ हो जाए, आपके पीछे जो आए क्या पता उसकी समझ का लेवल कैसा है, वो बिजनेस शुरू भी करना चाहता है कि नहीं करता। आजकल तो बच्चों को होता है कि पेरेंट्स का बिजनेस नहीं संभालना, हमें तो अपने लेवल पर कुछ करना होता है। हो सकता है वो सेम फील्ड के ना हो, उनके टेस्ट अलग हों, मतलब हम ये नहीं कह सकते नेक्स्ट जनरेशन या कोई भी उस बिज़नेस को वैसे ही चला पाएगा। एग्जिस्टेंस और इवन जो आपके क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर हैं, वो भी आपके ऊपर उतना ही भरोसा कर पाएंगे।
और कुछ चीज़ें तो होती हैं जैसे टेलरिंग का काम हो गया, पार्लर्स का काम हो गया, सैलून्स का काम हो गया, यहाँ पर तो जाते ही आप नॉर्मली पर्सनल जो है उनकी स्किल्स पर भरोसा करके जा रहे होते हो, उनके बाद कोई आएगा तो सिर्फ नाम के पीछे तो आप नहीं जा रहे हो। तो ये जो चीज़ें जाती हैं अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, इस तरीके के बिजनेस के अंदर एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। एक चीज़ इसके अंदर जाती है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। एक बहुत बड़ा डर लोगों को आज के दिन हमारी मिडिल क्लास में या और छोटे लेवल पर जो कहते हैं वो किस चीज़ का रहेगा कि लाइबिलिटी जो है वो हमारा बड़ा हमें डराती है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। वो बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं बस पढ़ो लिखो और अपनी जॉब की तैयारियां करो, बिजनेस नहीं करना। बिजनेस क्यों नहीं करना कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास पर्सनल सेविंग अच्छी खासी है, आप 20-50 लाख रुपए आराम से लगा सकते हो, लेकिन आपको ये डर है कि नुकसान अगर आ गया, बिजनेस आप नहीं कर पाए, तो वो नुकसान आपका 20-50 लाख तक नहीं लिमिट रहेगा, वो आपकी पर्सनल एसेट्स तक भी जाएगा। तो जॉब में कम से कम ये है कि कुछ आएगा नहीं तो जाएगा तो नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें डरा रही होती है सोल ट्रेड की सबसे ज़्यादा, दैट लाइबिलिटी आर नॉट जस्ट लिमिटेड अप टू योर बिजनेस एसेट्स, योर बिजनेस एसेट्स कैन ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस लाइबिलिटीज। तो आपकी पर्सनल एसेट्स का और बिजनेस एसेट्स का तो डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा जब लॉस आएगा। ये चीज़ एक बड़ी परेशान करती है। लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड है। और लास्ट जो है वो है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक ही व्यक्ति सारे ही कामों को करने में, प्रोडक्शन में भी, फाइनेंस में भी, ठीक है, मार्केटिंग में भी, सब चीज़ों में अच्छा हो जाए, ये तो बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है क्योंकि वो कोई काम तो संभाल पा रहा है, जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ वहाँ पर फाइनेंस ठीक तरीके से अरेंज नहीं कर पाया, HR जो है लोगों को सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर है एक बड़े बिजनेस के लिए जिस तरीके की मैनेजरियल एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो तो आप में है नहीं, हायर आप कर नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े लेवल पर काम कर नहीं रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी यूनिक डिमेरिट हो जाती है कि हम बड़े लेवल पर हम देखते हैं कि बिजनेस के साथ हम क्यों नहीं कम्पीट कर पाएंगे सोल ट्रेड के लेवल पर, क्योंकि जो प्रोफेशनल कंपनीज में प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं उनकी मैनेजरियल एबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा अच्छी होती हैं कहीं नॉर्मली सोल ट्रेड के ऊपर काम करने की। वो किसी एक काम में अच्छे हो सकते हैं, बाकी सब में नहीं रहेंगे। तो ये सारी की सारी डिमेरिट्स हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप की। आज के लिए हमने मेनली फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक टॉपिक कवर किया, सोल प्रोप्राइटर। आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करके समझेंगे कि आपने जो भी सोल ट्रेड देखा है अपने अराउंड, आप उससे रिलेट करिए कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। 6 फीचर्स आप आइडेंटिफाई करके देखिए उसमें कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद करिए कि इसकी मेरिट्स जो है अगर सोल ट्रेड के लेवल पर कर रहा है तो क्या फ़ायदे आ रहे हैं, 6 उसको बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो 4 जो है उसकी ड्रॉबैक्स में भी हमने बताया कि ये यहाँ पर ये कहा गया कि अगर एक व्यक्ति इतना बड़ा रहा होता कि वो सब तरीके की चीज़ों के बारे में डिसीजन ले सकता, सारी चीज़ें मैनेज कर सकता, कैपिटल की कोई कमी नहीं आने देता, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन ऐसा नहीं है, लिमिटेशंस हैं हर एक व्यक्ति की, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर बिजनेस के सामने भी लिमिटेशन आ जाती हैं कैपिटल की और मैनेजर एफिशिएंसी की। आज के लिए इतना ही टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ आया होगा होपफुली, ठीक है। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है शेयर करते रहिए। थैंक यू।